नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आरएस और एसआई भर्ती परीक्षा के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। इससे पहले हम 2 महाद्वीपों के स्थलाकृतियों को कंप्लीट कर चुके हैं। अफ्रीका और ओशिनिया महाद्वीप की चार स्थलाकृतियाँ हमने देख ली। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, यही हमारे सिलेबस में है। तो अब हम पहुँचे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में और इसकी स्थलाकृतियों को हम पूरा करेंगे। 4 स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में दक्षिण अमेरिका को देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मानचित्र देख कर आते हैं। दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, कैसा दिखता है, उस पर हम बात करेंगे। ये हम मैप देख रहे हैं, शायद आपको पूरा दिख रहा है मैप। तो इस मैप में हम देखते हैं, देखो ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैप को हम बनाएं तो ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र हमारे सामने बनता है। ये पूरा दक्षिण अमेरिका का मानचित्र बनता है। कैसा बनता है ये, ऐसा करके हमें इस तरीके से एक मानचित्र बनता है जो दक्षिण अमेरिका का मानचित्र होता है। ठीक है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का हमें इस तरीके से एक मानचित्र हमारे सामने बनेगा। ठीक है, अब इसके हम देशों को देखते हैं कि इसमें कौन सा देश कहाँ कहाँ है, उस पर हम बात करते हैं। हल्का सा आपको पॉलिटिकल मैप भी पता होना चाहिए, कौन सा देश कहाँ है, ताकि कभी स्थलाकृति को देश के साथ मिलाने का सवाल भी आए तब भी हम इसको कर लें। तो हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश हैं। ज़्यादा देश नहीं है तो हम आसानी से याद कर पाएंगे। उत्तर से शुरू करते हैं। यहाँ आपको मिलेगा वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद में आपको मिलेगा कोलंबिया, फिर आपको यहाँ मिलेगा इक्वेडोर। ठीक है, ये वाला देश जो है ये इक्वेडोर है। फिर इसके बाद में मिलेगा पेरू, और एक देश आपको ये जो पतला सा दिख रहा है ना मिर्ची की तरह, इसका नाम ही चिली है और इसकी प्राकृतिक बनावट है वो भी मिर्ची की तरह पतला है, ये इस तरह से, ये तो इसको मिर्ची कहते हैं। चिली मतलब मिर्ची तो नाम नहीं है, चिली है, तो चिली को, मिर्ची को ही चिली कहते हैं। तो ये आप आसानी से याद रखोगे, जो मिर्ची के आकार का देश है, जो चिली के आकार का देश है, वो चिली। चिली के पास में आपको दिखेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद यहाँ आपको दिखेगा उरुग्वे, और उरुग्वे के बाद में ये सबसे बड़ा देश इसका ब्राज़ील है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, और यहाँ बीच में आपको दिखेगा बोलीविया, और बोलीविया के नीचे इधर देखेगा पराग्वे। तो यहाँ तो है उरुग्वे और यहाँ है पराग्वे। ये थोड़ा सा आप मैप को, क्लास ख़त्म होने के बाद भी आप मैप को अच्छे से देखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। बाकी चीज़ों को जब याद करेंगे ना तो हो जाएगा, ज़रा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। देशों की स्थिति और देशों की राजधानियाँ, ऐसा कुछ आपके सिलेबस में इस वाले पॉइंट में तो नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ इसकी स्थलाकृतियों को ही देखना है। यहाँ हम देशों की राजधानियाँ वगैरह नहीं करने वाले, क्योंकि सिलेबस अभी इस पॉइंट में डिमांड नहीं कर रहा। फिर आपको गुयाना है, यानी ये फ्रेंच गुयाना होगा, सूरीनाम होगा, और यहाँ पर गुयाना होगा। वापस ही वेनेजुएला आया। तो इस प्रकार से हमने एक तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक तरह से राजनीतिक स्थिति हमने देखी, मतलब देशों के नाम हमने देखे, इसके पॉलिटिकल मैप को हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ का पॉलिटिकल मैप देखा। अब हम वापस चलते हैं और इसके जो मेन चीज़ें हमें याद करनी थी उन पर जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के हमें स्थलाकृतियों को समझना था, तो हम शुरू करते हैं। पहली स्थलाकृति हमें करनी है, हम पूरे महाद्वीप के नाम से ही करेंगे। जो जिस देश में होगा उसको जो महत्वपूर्ण होगा, देश की आवश्यकता होगी याद करने की, वहाँ पर देश याद करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थलाकृति देखेंगे कौन सी, पर्वत। किसकी कर रहे हैं हम, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे हैं, और पहले हम देखेंगे पर्वत। ठीक है, तो जो आपने मैप देखा था दक्षिण अमेरिका का अभी, उसका जो ये इधर वाला हिस्सा था, ये वाली साइड जो थी, इस वाली साइड में आपको क्या दिखेगी, एंडीज पर्वतमाला। अभी लिखना नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूँ। एंडीज पर्वतमाला आपने नाम सुना होगा दुनिया में, जैसे हमारी हिमालय पर्वतमाला है, वैसे ही एक एंडीज पर्वतमाला है। वो कहाँ है, वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो इसकी सबसे बड़ी स्थलाकृति अगर हमसे पूछे कि कहाँ है, तो हम कहेंगे एंडीज पर्वतमाला
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी स्थलाकृति है, सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। तो सबसे पहले हम इसी को रखते हैं, एंडीज पर्वतमाला को। आज इसी क्लास में हम सभी स्थलाकृतियाँ करेंगे, थोड़ा स्पीड रखेंगे। एंडीज पर्वतमाला हमने लिखा, तो स्थिति कहाँ होगी एंडीज पर्वतमाला की? हमें स्थिति कहाँ होगी? ये कहाँ होगी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका के कौन से हिस्से में? पश्चिमी तट के सहारे। किधर है? पश्चिमी तट के सहारे। कंप्लीट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा आपको, वेनेजुएला जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से शुरू होकर चिली के अंतिम छोर तक ये एंडीज पर्वतमाला फैली हुई। अगर इसको थोड़ा सा मानचित्र में मैं आपको दिखाऊं तो जैसे हमने ये मानचित्र बनाया था ना उस समय, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, जैसे ये बन रहा है मान लो, तो यहाँ से थोड़ा इसको और मिटाते हैं, इसको सही करते हैं। यहाँ से शुरू होकर के ये यहाँ तक ये पूरी जो पर्वतमाला बन रही है, ये कौन सी है? ये एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला है। अभी मैप में इसको देखेंगे हम, तो क्या कहेंगे आप? एंडीज पर्वतमाला तो सबसे पहले कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमें मिलती है। फिर कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में मिलती है? तो आप बताएंगे पश्चिमी भाग में मिलती है। दिशा कौन सी होगी इसकी? ये पश्चिम है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पश्चिमी दिशा, पश्चिमी तट के सहारे ये पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये आपकी एंडीज पर्वतमाला ऐसे इसमें करना है। ठीक है, आगे थोड़ा और लिखिए इसके बारे में, फैक्ट लिख लेते हैं फिर हम करेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, इसके बारे में जो फैक्ट याद करना है वो क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला 7,200 किलोमीटर इसकी लंबाई बताते हैं। 7200 किलोमीटर लंबी है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। ऐसा बताते हैं कि दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, लेकिन सबसे लंबी में याद रखेंगे एंडीज। ये जैसे हमारी हिमालय है ना, हिमालय भी पर्वतमाला है। ठीक है, हमारे पूरे उत्तरी भाग पर ये फैली हुई है। उसी प्रकार से यहाँ इस महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। और बताते हैं कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, नवीन वलित पर्वतमाला है। ये सवाल, ये लाइनें सत्य असत्य वाले कथनों में याद करना है। नवीन वलित पर्वतमाला है। कैसी है? नवीन वलित पर्वतमाला है। और क्या याद करना है हमको? 7 देशों में फैली, और वो 7 देश किसके हैं? दक्षिण अमेरिका की ही हैं। तो 7 देशों में इसका क्या है? विस्तार है। वो 7 देश आपको याद करना है। कितने देशों में फैली हुई है? 7 देशों में फैली हुई है, और वो 7 के 7 देश आपको याद रखने हैं। पहला देश, अभी मैप में सब देखेंगे, लिख रहे हैं सिर्फ अभी भी, वेनेजुएला। पहला देश कौन सा है? वेनेजुएला है। दूसरा कौन सा है? कोलंबिया है। देखा ना हमने मैप में, जब ऊपर से शुरू हुए थे उत्तर की तरफ से, और जहाँ तक कोशिश बने मैप को उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ना चाहिए। तो सबसे उत्तर में हमको मिला वेनेजुएला, उसके बाद कोलंबिया। अगर आप मैप भूल रहे तो कोई बात नहीं, मैं वापस अभी थोड़ी देर में मैप पर चलेंगे हम। वेनेजुएला, कोलंबिया, अगला कंट्री देखें तो इक्वेडोर। इक्वेडोर का नाम इक्वेडोर क्यों पड़ा? क्योंकि इससे इक्वेडोर निकलती है, भूमध्य रेखा इससे निकलती है। वो हम सब क्यों नहीं पढ़ रहे? हमारे सिलेबस में डिमांड नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहे। चौथा देश है पेरू, पेरू से निकलती है। 5वें नंबर पर देश बताएं तो हमें होगा चिली। जो चिली का नाम चिली क्यों है? क्योंकि मिर्ची की तरह आकृति, इसलिए चिली। 6ठे नंबर पर देश करें तो हमें मिलेगा कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद में 7वें नंबर का देश बताऊं तो मिलेगा हमें अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में फैली हुई है।
ठीक है, ये हमें देश याद रखने हैं। किसके बारे में रखने हैं? ये देश हमें कौन सी पर्वतमाला के बारे में रखने हैं? ये हमें एंडीज पर्वतमाला के बारे में देश याद रखने हैं। ये देश हमें एंडीज पर्वतमाला के रूप के लिए देश याद करना है। एंडीज पर्वतमाला के देश हमें याद करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज़ आपको, इसमें ब्राज़ील नहीं है। तो सवाल कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से किन किन देशों में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है? तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा ब्राज़ील। तो ध्यान रखना, ब्राज़ील में एंडीज पर्वतमाला नहीं है। ये 7 देश आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, कोलंबिया और अर्जेंटीना। इन देशों में, इन 7 देशों में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ पर बोल रहा हूँ ब्राज़ील नहीं है, तो यहाँ चाहो तो यहीं पे लिख लो, ब्राज़ील लिख करके उसको काट दो कि भाई ब्राज़ील इसमें नहीं आएगा, ब्राज़ील में ये पर्वतमाला नहीं है। आप इसको याद कर लेना अलग से, या कॉपी ख़राब हो जाएगी अभी ज़्यादा लिखने से। तो ब्राज़ील में ये पर्वतमाला नहीं फैली हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर वही परंपरा, सबसे ऊंची चोटी। इसकी जो चोटियां हैं, अब देखो ये तो पर्वतमाला होगी, जैसे हमारे हिमालय की श्रेणी में माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है ना। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें इसकी कुछ पर्वत चोटियाँ हैं अलग अलग जगह, उनको भी हमें याद करना है। चलो उनको हम देख लेते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी है कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कॉपी का श्रृंगार बनाने के लिए आप इसको लिख लो, 6960 मीटर। ठीक है, कहाँ मिलेगी, कौन से देश में है? तो आपको बताना है ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना देश में ये चोटी है। कैसी है? सुसुप्त मृत ज्वालामुखी पर्वत है। मृत ज्वालामुखी पर्वत है। एकांकागुआ क्या है? एक ही ज्वालामुखी पर्वत है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है? तो एकांकागुआ हाँ ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन कैसा है? मृत ज्वालामुखी पर्वत ये वाला है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी अगली पर्वत चोटी देखते हैं। ये तो सबसे ऊंची होगी ना। चलो, एक पर्वत चोटी आती है कोटोपेक्सी। कौन सी है? कोटोपेक्सी पर्वत चोटी है। कोटोपेक्सी पर्वत चोटी जो है ये भी एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। किस देश में मिलेगी आपको? इक्वाडोर में। इक्वाडोर जो देश है उसमें आपको मिलेगी। किस देश में है? इक्वाडोर देश में है। ये भी एंडीज पर्वतमाला की चोटी है, और जब इक्वाडोर में है तो भाई इससे विषुवत रेखा की नज़दीकी होगी। सीधा सा सवाल है ना, विषुवत रेखा के नज़दीक। कभी कभी पूछ लेता है ऐसे फैक्ट वाले सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विषुवत रेखा के निकट है? तो आप बताओगे कोटोपेक्सी, ना कि एकांकागुआ। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको देश याद है तो बता भी सकते हो कि इक्वेडोर खुद जो है विषुवत रेखा के नज़दीक है। देखो विषुवत रेखा आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जब भी आता है ऐसा कुछ तो हम चर्चा कर लेते हैं। तो कोटोपेक्सी आपको याद हुआ, ये कहाँ है? कोटोपेक्सी विषुवत रेखा के नज़दीक है, और देश कौन सा? इक्वेडोर। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी पूछ ले कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोटोपेक्सी हुआ। इसके बाद अगर देखें तो अगली चोटी हम देखेंगे ओजस डेल सलेडो। ओजस डेल सेलेडो
ये भी एक पर्वत चोटी है। ये ध्यान रखना प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सोया हुआ है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है कौन सा? ओजस डेल सेलेडो। कोई खास विशेष याद करने का नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे कि भाई इसमें जो है किस तरह का ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी की श्रेणी में इसको वैसे रखा जाता है, बाकी इसका कोई विशेष काम हमको नहीं दिखता। अगली देखें तो हमें मिलेगी चिम्बारेजो। कौन सी मिलेगी? चिम्बारेजो पर्वत चोटी। चिम्बारेजो ये भी कहाँ मिलेगी आपको? एंडीज पर्वतमाला में ही मिलेगी। इसका भी देश कौन सा है? इक्वेडोर। इक्वेडोर लिखना था। इसका भी देश कौन सा है? इक्वाडोर है। इक्वाडोर देश में है। और ये भी कैसी है? सुसुप्त। प्रसुप्त सुसुप्त एक ही बात है, सोई हुई होती है। सुसुप्त ज्वालामुखी ये कौन सी? चिम्बारेजो। चिम्बारेजो भी सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी ये पर्वत चोटियाँ हैं। कौन सी है? चिम्बारेजो इक्वेडोर की पर्वत चोटी। फिर आया ओजस सेलेडो प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये भी पर्वत चोटी है, ये भी चोटी है। ठीक है। एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा चिन्ह बना लो। तो ये हमने क्या देखे हैं अब तक? इसके पर्वत देखे हैं। किसके? दक्षिण अमेरिका के पर्वत देखे हैं। तो हमें ये 7 देश याद करने हैं। कौन कौन से? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, कोलंबिया और अर्जेंटीना। कोलंबिया 2 बार लिख दिया क्या मैंने? कोलंबिया मैंने सिर्फ 2 बार लिख दिया ना। वेनेजुएला देखा आपने, ऊपर से कोलंबिया देख लिया, इक्वेडोर देख लिया, पेरू देख लिया, चिली देख लिया, अर्जेंटीना देख लिया। बोलीविया हम भूल गए थे ना, बोलीविया हमने नहीं लिखा था, बोलीविया हम भूल गए थे। तो हमें एक देश जो दूसरा वाला है वो कौन सा लिखना है? बोलीविया लिखना है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। थोड़ा इसको काट लेते हैं। यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ देश कौन सा लिखना है हमको? यहाँ हमको देखो, मैं आपको मैपिंग में दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा आपको। देखो ये रहा, ये जो बोलीविया दिख रहा है ना यहाँ पर, ये भी इसी का हिस्सा। ब्राज़ील में मत कर लेना, ब्राज़ील में बिल्कुल भी आपको ये नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको देश कौन सा करना है? यहाँ देश करना है बोलीविया। याद हुआ बोलीविया? तो 7 देश है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली और बोलीविया और अर्जेंटीना। एक बार मैप में वापस जाके देखते हैं। यहाँ से हम शुरू हुए थे। एक तो हमें देश देखना है, एक तो हमें वेनेजुएला मिल जाएगा, दूसरा एक मिटा ही देता हूँ। यहाँ से हम वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, ये जो देश है, इन 7 देशों में इस तरीके से एक पर्वतमाला फैली हुई है। उस पर्वतमाला को क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वतमाला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वतमाला बोलते हैं। दिशा आपको समझ में आई? कौन सी दिशा होती है? ये पश्चिम दिशा होती है। और पर्वत इसके किसके? प्रशांत महासागर वाली दिशा में है। प्रशांत महासागर के तट के समीप कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम कहेंगे एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। और एक मत देखो, यहाँ मिल जाएगी आपको, है ना। ये सब कंप्लीट क्या है? एंडीज पर्वतमाला। ये भी क्या है? एंडीज है। अलग अलग मैप मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप इसका PDF जब मिलेगा तब आप देखना, आपको अलग अलग मैप दिखेंगे। और ये सभी मैप आपको अलग अलग दिखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। इसमें भी देखो, ये भी एंडीज है, इधर यहाँ आपको एंडीज दिख जाएगी, ये वाली। तो ये एंडीज पर्वतमाला इस तरह से हमको समझ में आई। और एंडीज पर्वतमाला में ही आपको सारे के सारे पर्वत याद हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पठारों पर। अब करते हैं पठार। अब करते हैं पठार। तो पठारों के तो आपको ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने हैं, और कोई बड़ी विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो लेकिन वो जो नाम है वो भी याद रखने हैं हमको। एक तो आपको करना है बोलीविया पठार। कौन सा है? बोलीविया पठार आपको याद करना है।
देखो देश के नाम पर ही पठार है, तो बड़ी मशक्क़त आपको नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से याद हो जाएगा। बोलीविया देश में है। किधर है? बोलीविया देश में हो जाएगा। इसकी एक और विशेषता क्या हो जाएगी, ये एंडीज पर्वतमाला के मध्य में है। एंडीज पर्वतमाला के मध्य भाग में मिलेगा। ये एंडीज पर्वतमाला के मध्य भाग में हमको मिलेगा। कौन सा? बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार आपको कहाँ मिलेगा? एंडीज पर्वतमाला के मध्य भाग में मिलेगा। मैप में देखना चाहो तो यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, इस मैप में जब आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ वाला, ये क्या है? बोलीविया का पठार है। ये जो दिख रहा है ना, ये वो देखो, ये भी एंडीज़ है, इधर भी एंडीज़ है। ये जो बीच का भाग है तो ये क्या हुआ? एंडीज़ का मध्य का भाग हुआ, तो इसे क्या कहेंगे अपन? बोलीविया का पठार। तो बोलीविया का पठार की दूसरी विशेषता क्या है? एंडीज पर्वतमाला के मध्य का भाग बोलीविया पठार के नाम से जाना जाता है। देश कौन सा हो जाएगा? देश हो जाएगा इसका बोलीविया। ठीक है, बोलीविया और पेरू दोनों हो जाएंगे। थोड़ा सा पेरू के अंदर भी ये फैला हुआ है, पर नाम इसका क्या है? बोलीविया ही है। इस बात को याद रखेंगे। तो देश दो हो जाएंगे इसके, बोलीविया और पेरू। मुख्य देश कौन सा है? बोलीविया है, लेकिन दो देश हमको याद करना है। एक तो बोलीविया ये याद करना है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा इसका देश? बोलीविया और पेरू। पेरू में भी थोड़ा सा फैला हुआ है, तो याद रखेंगे ये वाला। क्लियर? अगला पठार देखते हैं। बोलीविया पठार हो गया। दूसरा पठार देखते हैं, गुयाना उच्च भूमि। गुयाना उच्च भूमि। देखो, इनके पठारों में ही इनके देश का नाम आ रहा है। ये कहाँ है? ये गुयाना में। किधर है? गुयाना में है। तो इसका देश कौन सा करना है हमको? गुयाना करना है। गुयाना उच्च भूमि कौन से देश में है? गुयाना देश में है। कोई विशेष नहीं है, आपको सिर्फ उसका देश याद रखना है। इसको देखने जाएं तो कहाँ मिलेगा? चलो इसका मैप निकालते हैं। ये रहा गुयाना या गयाना पठार। ये जो इलाका है ये क्या है? ये है गुयाना पठार। क्या है? गुयाना पठार। किधर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। क्या क्या कहोगे आप? देखो ये यहाँ पर दिखा गुयाना उच्च भूमि। इस मैप में देखो, यहाँ दिख जाएगा। ये दिख रहा है ना, देखो ये सब क्या है? ये है आपका एंडीज पर्वतमाला। मैंने खूब सारे मैप डाले हैं, PDF में आपको आराम से इसमें दिख जाएगा। देखो यहाँ गुयाना हाईलैंड दिख रहा है, ये गुयाना हाईलैंड दिख रहा है आपको। देखो ये उत्तरी भाग में जो है गुयाना उच्च भूमि हमें मिलती है। चलो हम आगे इसमें गुयाना देश में कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन से भाग में? उत्तरी भाग में हम कह सकते हैं हमें गुयाना उच्च भूमि मिलती है। तो ये हमारा गुयाना पठार होगा। तीसरा पठार देखें तो हमें मिलेगा ब्राज़ीलियन पठार। हम कहेंगे ब्राज़ील का पठार। क्या कहेंगे हम? ब्राज़ील का पठार। तो ये भी नाम ही में छुपा हुआ है। इसका देश कौन सा है? इसका तो पूरी तरह से कौन सा देश है? ब्राज़ील का देश है। और ब्राज़ील देश हमने देखा था मैप में, वापस देखते हैं एक बार। ये पूरा का पूरा आपको ब्राज़ील मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको देश मिलेगा। मिटा देता हूँ मैं इसको। ये आपको देश मिल जाएगा कौन सा? ब्राज़ील। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ होगा ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का पठार, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कहलाएगा ब्राज़ील का पठार। तो इसे कह सकते हैं आप पूर्वी भाग में। क्या कहोगे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा भाग? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी भाग।
इसके पूर्वी भाग में हमें जो महाद्वीप मिलेगा, जो पठार मिलेगा, उस पठार का नाम क्या है? इसके पूर्वी भाग में जो पठार मिलेगा उस पठार का नाम है, कौन सा पठार? हम कहेंगे ब्राज़ील का पठार। अगला जो पठार आपको याद करना है वह माटो ग्रासो। माटो ग्रासो पठार आपको याद करना है। माटो ग्रासो पठार कहाँ मिलेगा आपको? ये भी आपको ब्राज़ील के अंदर ही मिलेगा। माटो ग्रासो पठार आपको कहाँ मिलेगा? ये भी हमको, इसका तार थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। माटो ग्रासो पठार ये हमको कहाँ मिलेगा? इसे भी हमें ब्राज़ील में ही याद करना है। इसको नया पेज खोलना पड़ेगा। चलो पेज खूब सारे खोल के रख लेते हैं। चौथा जो है इसका नाम है माटो ग्रासो पठार। माटो ग्रासो पठार भी आपको कहाँ मिलेगा? ये भी ब्राज़ील में ही है। इसको भी आप ब्राज़ील में ही याद करोगे, ब्राज़ील के मध्य भाग में। ठीक है, ये आपको माटो ग्रासो पठार, सिर्फ देश से नाम याद रख लो, महाद्वीप से याद नाम याद रख लो, काफ़ी, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इसके बाद अगला देखें, 5वें नंबर पर देखें, एक हमको मिलेगा बार्बोरेमा का पठार। बार्बोरेमा पठार, बार्बोरेमा पठार ये भी आपको कहाँ मिलेगा? जो ब्राज़ील दिख रहा है ना आपको, इस ब्राज़ील के उत्तर भाग में, आपको उत्तर पूर्वी भाग में एक पठार मिलेगा। देखो मैप में दिखाते हैं। ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी भाग में आपको एक पठार मिलेगा जो गुयाना की साइड में है। उधर आपको एक पठार मिलेगा। खाली मैप देखते हैं, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये वाला, ये मिलेगा बार्बोरेमा पठार। ठीक है, तो ये बार्बोरेमा पठार हमको कहाँ करना है? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ीलियन, वैसे ब्राज़ील का एक कंप्लीट आ गया कि ब्राज़ील का पठार में सारे ही मान लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि विशेष नाम दे करके पूछ ले। तो माटो ग्रासो हो गया, और माटो ग्रासो के बाद में हमको करना है, उसमें लिखा है ना मैंने सही, इसको बार्बोरेमा, ये को भी, इसको भी हमें कहाँ करना है? इसको भी हमें ब्राज़ील में ही याद करना है। तो इस तरीके से हमारे पठार कंप्लीट हो। अगले पेज में हम चलते हैं। अब हम करेंगे इसके मैदान। आपने जो घास के मैदान देखे थे, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि वेल्ड होते हैं, अफ्रीका में हमने सवाना घास के मैदान देखे थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी कुछ मैदानों के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से मैदान यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे। उन मैदानों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो मैदान हम पढ़ रहे हैं। मैदानों में नंबर 1 हमको देखना है लानोश। सारे घास के मैदान हैं। लानोश घास के मैदान जो होंगे, इनको लानोश मैदान भी आप कहेंगे। तो लानोश मैदान, पहली बात तो ये कि किस महाद्वीप में पाए जाएंगे? तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका, नो डाउट दक्षिण अमेरिका ही पढ़ रहे हैं तो सारे इसी में पाए जाएंगे, जो यहाँ पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका में हमने देखें लानोश घास के मैदान। इसका अगर कंट्री हम समझना चाहें तो ये कहाँ हमको पाएंगे? ये जो आपका ये जो वेनेजुएला वाला पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट, उस तरफ में लानोश घास के मैदान। अब इनका कोई एक देश नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो इसमें क्या है, कई बार ये देश की सीमाओं को पार कर देते, तो यहाँ ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा कि एक देश पे जाकर सिमट जाए। हमको महाद्वीप याद है और उसकी दिशा याद है, वहीं काफ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में हमको याद करने, अगर देश आपसे पूछना चाहें तो आप इसको वेनेजुएला की तरफ बताएंगे। किधर बताएंगे? वेनेजुएला देश की ओर इसको बताएंगे कि भाई ये वेनेजुएला में पड़ते हैं। ठीक है, इनकी एक नदी भी आपको याद करनी है, हालांकि नदी जब पढ़ाऊंगा तो वापस आ जाएगी, लेकिन अभी याद कर लेते हैं कि किस नदी के क्षेत्र में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपको नदी याद करनी है, क्योंकि घास के मैदान है तो नदी ज़रूर होगी। ओरिनाको नदी आप याद रखेंगे, ओरिनाको नदी आप याद रखेंगे।
ओरिनोको नदी याद रखेंगे, इस नदी के मैदान है। इस ओरिनोको नदी के क्षेत्र, नदियाँ वैसे भी हमको पढ़नी है तो हमको नुकसान नहीं है, नदी का नाम याद रखेंगे। तो लानोस घास के मैदान आपको कहाँ दिखेंगे? ये आपको दिखेंगे दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में। आपको लानोस घास के मैदान याद रखने हैं। इसके आगे चलें तो हमें घास के मैदान मिलेंगे कौन से? कंपोस्ट घास के मैदान हमको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं एक बार मानचित्र की यात्रा की। लानोस कहाँ दिखे थे हमको, उन्हें हम देख लेते हैं। लानोस घास के मैदान जो थे उनको हम एक बार मैप में जा कर के देख लेते हैं। देखो, इसको मिटा देते हैं, इस पुराने मैप को जो लिखा हुआ था। चलो लाल कर लेते हैं इसको। यहाँ आपको देखो गुयाना उच्च भूमि दिख रही है और इधर आपको अमेजन बेसिन दिख रहा है। अमेजन बेसिन के ऊपर देखो, इधर गुयाना भूमि की इधर देखो, ये लानोस दिख रहा है। यहाँ पर ये आपको लानोस घास के मैदान दिखेंगे। किधर? अमेजन बेसिन के उत्तर में। अमेजन दक्षिण अमेरिका की मुख्य नदी है। अमेजन नदी आपने नाम सुना होगा बहुत सारा, वही ये अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे मुख्य नदी है। इस नदी का जो मैदान है उसके उत्तरी क्षेत्र में एक ओरिनाको नदी बहती है। उस ओरिनाको नदी का मैदान लानोस मैदान कहलाता है। तो आपको अमेजन के जंगल है ना, अमेजन बेसिन, उसको मुख्य मान लेना है। इसके उत्तरी साइड में जो नदी है, जो मैदान मिलेंगे वो तो मिलेंगे आपको कौन से? लानोस। और दक्षिण की दिशा में जो मैदान है उसे हम कहेंगे शेलवास। दक्षिण की दिशा में जो मैदान होंगे उन्हें कहेंगे शेलवास। और इसी दक्षिण में और हमको मिलेंगे कंपोस्ट। इन्हें क्या कहेंगे हम? कंपोस्ट मैदान कहेंगे। तो अब अगला हम जो कंपोस्ट पढ़ने वाले हैं, शेलवास को पढ़ने वाले हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, वापस अपने पेज पे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा जो हम देख रहे थे वही ले लेते हैं, पेज अलग नहीं लगे। चलो, दूसरा हम कर रहे थे शेलवास। ठीक है, शेलवास मैदान, ये अमेजन नदी के जो मैदान है ना उसी को हम शेलवास मैदान कहते हैं। अमेजन नदी के मैदान। देश करने की आवश्यकता नहीं है, मानचित्र में आप याद रखो कि अमेजन किधर है, वही काफ़ी रहेगा। तो शेलवास मैदान, अमेजन नदी के मैदान, और ये हमको पता ही है कि भाई कहाँ है, तो बार बार लिखें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदत के अनुसार लिख लो। दक्षिणी अमेरिका में हमें शेलवास के मैदान मिलते हैं। अगले पेज में आपको मिलेंगे कंपोस्ट के मैदान। हमने लानोस किया उत्तरी क्षेत्र में। कंपोस्ट मैदान ये किधर? अमेजन बेसिन के दक्षिण में। अमेजन बेसिन के दक्षिण में हमें ये मिलने हैं। और अगर पूछ ले कि भाई देश कौन सा है ज़्यादा ही अगर क्योंकि फेमस है तो कहाँ करना है, ये ब्राज़ील में हमको दिखा देना। कंपोस्ट भी मानचित्र में हम देख करके आए थे, वही कंपोस्ट हमें यहाँ दिखाने। तो कंपोस्ट मैदान आपको किधर मिलेंगे? ये हमको अमेजन के बेसिन है, अमेजन के वन है, उनके दक्षिण में ये पाए जाएंगे। देश पूछने की हिमायत करें तो हम बताएंगे साहब ये ब्राज़ील के क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कंपोस्ट के अंदर। इसके बाद में अगर पूछे आपसे और कोई घास के मैदान पूछे तो हम बताएंगे ग्रान चाको। कौन से मैदान? ग्रान चाको। ग्रान चाको मैदान जो है ये हमको किधर मिलेंगे? ये बीच से मध्य दक्षिण की ओर आपको मिल जाएंगे ग्रान चाको मैदान। ग्रान चाको मैदान ये कोई एक देश में नहीं फैले हुए हैं, ये बोलीविया का पार्ट है, उत्तरी अर्जेंटीना का पार्ट है, जो पराग्वे वाला हिस्सा है। एक दिन हम इसको मैप में देख के आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वाला
ग्रांड चाको मैदान में आपको पॉलिटिकल मैप दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। दक्षिणी पूर्व बोलीविया है, आपको पराग्वे मिलेगा इसमें। ये जो हिस्सा होगा ना, इस इलाके में आपको क्या मिलेगा, ग्रांड चाको मैदान मिलेंगे। ग्रांड चाको मैदान पूछ लेगा कि ग्रांड चाको मैदान किस महाद्वीप में है, तो आप बताएंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और कहाँ कहाँ है, तो ये बोलीविया का दक्षिणी पूर्वी भाग, अर्जेंटीना का उत्तर वाला हिस्सा और जो पराग्वे का थोड़ा सा हिस्सा इसमें मिल करके आएगा। वापस इसको मैं लाल रंग में करके आपको दिखा देता हूँ। देखो बोलीविया का निचला भाग, ये अपना अर्जेंटीना है, इसका उत्तरी भाग और थोड़ा सा पराग्वे का भाग। ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में आपको मिलेगा क्या, ग्रांड चाको मैदान आपको इधर देखने को मिलेगी। ग्रांड चाको मैदान आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ हमारा पेज खुला हुआ है। ग्रांड चाको मैदान तो कहाँ कहाँ है, हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी बोलीविया। ज़्यादा हमको इतना डिटेल नहीं करना, पर लिख रहे हैं तो ठीक है भाई, लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत याद रहेगा। अगर किस्मत ख़राब होगी एग्ज़ाम में आया तब भी हम कर लेंगे। इधर फिर कहेंगे उत्तरी अर्जेंटीना, वरना मैं तो कहूँ कि महाद्वीप का नाम याद रखो, काफ़ी रहेगा, लेकिन लिख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। पश्चिमी पराग्वे, इन 3 देशों में ये फैला हुआ है, ठीक है। कैसा है, उष्ण कटिबंधीय घास है भाई, बीचों बीच है, इधर है, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आप इन्हें कह सकते हैं। कैसी प्रकृति है इनकी, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से वाले, ग्रांड चाको। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं कौन से, ग्रांड चाको जो मैदान है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान माने जाते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और जो पराग्वे है ना, इस पराग्वे में इन्हें प्लाटा कहा जाता है। यहाँ क्या कहते हैं इनको, प्लाटा कहा जाता है। इन्हीं ग्रांड चाको को क्या कहा जाता है, पराग्वे के क्षेत्र में प्लाटा कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद में आएगा घास के मैदान आएंगे, 5 नंबर पर आएंगे पंपास। कौन से घास के मैदान हैं, पंपास मैदान। देखो ये लानोस, कंपोश, पंपोश, ये आपको नाम याद रखने हैं, लानोस, कंपोश और पंपास, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये भी आपको अर्जेंटीना में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको, अर्जेंटीना में घास के मैदान है। अर्जेंटीना में ये वाले घास के मैदान आपको मिलेंगे। इनकी जलवायु कैसी है, वो तो उष्ण थे, ये कैसे हैं, शीतोष्ण है। शीतोष्ण घास के मैदान है। उष्ण घास के मैदान का मतलब क्या है, गर्मी वाले घास के मैदान, जहाँ घास जो गर्म जलवायु होती है उसकी जैसी होती है, और शीतोष्ण में थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे हैं, ये अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में है। किस भाग में है, सीधी सी बात है भाई, अर्जेंटीना के दक्षिण वाले हिस्से में आपको पंपोस घास के मैदान मिलेंगे। तो मानचित्र में देख लेते हैं कि किधर है। देखो दक्षिण वाला भाग ये वाला रहा, ठीक है। ये तो ग्रांड चाको था ना, ऊपर वाला देखो दिख रहा है ना इसमें, ये तो ग्रांड चाको मिल गया। और ये क्या मिला, पंपास, तो अर्जेंटीना का दक्षिण भाग ही हुआ ना, समझ में आया। चलो ये हमें यहाँ बात बनी। अब आगे चलते हैं। तो हमारे मैदान कंप्लीट हुए। जब नदियाँ पढ़ेंगे ना, थोड़ी वापस और समझ में आएगी। नदियों के बिना मैदान नहीं बन सकते, तो जब भी नदियाँ पढ़ेंगे तो ये थोड़े से हमको वापस याद हो जाएंगे कौन से मैदान है, जो भी है नदियों के समय हमको वापस समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं मरुस्थल की ओर। अब हम चलते हैं मरुस्थल की ओर। चलो अब हम करते हैं मरुस्थल।
अब हम करते हैं इस महाद्वीप के मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल में हमको 2 मरुस्थल इस महाद्वीप के याद करने हैं। एक तो अटाकामा मरुस्थल याद करना है, एक हमको इसका पेंटागोनिया मरुस्थल याद करना है। पेंटागोनिया और अटाकामा 2 मरुस्थल हमको इस महाद्वीप के याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 मरुस्थल है? अटाकामा और दूसरा कौन सा है? पेंटागोनिया। 2 को हम याद करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें याद रहेंगे। अटाकामा मरुस्थल, पहला कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। इसकी दिशा हमें बतानी है। जो चिली और पेरू वाला क्षेत्र है उसमें हमको ये मिलेंगे। चिली और पेरू का क्षेत्र है उसमें मिलेगा। उत्तरी चिली बताते हैं इसकी दिशा, और ये दक्षिणी पेरू वाला जो पार्ट है वहाँ ये मरुस्थल मिलते हैं। दक्षिणी चिली और उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में हमको ये मरुस्थल मिलेंगे। मैपिंग में अगर देखने जाएं तो हमको कहाँ मिलेगा? ये हमको बड़े वाले मैप में देख लेता है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल देखो यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, दिखा कुछ? इस मरुस्थल को, यानी कि इस पर्वतीय भाग के इधर जो एंडीज पर्वतमाला है ना, उसी एंडीज पर्वतमाला में आपको एक मरुस्थल भी दिख जाएगा। पर्वतों के पास में भी मरुस्थल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें कौन देता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देता है। और इसके किस वाले भाग में? एंडीज पर्वतमाला के बीच में, एंडीज पर्वतमाला के पास में हमको कौन से मिलेंगे मरुस्थल? हमें मिलेगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल मिलेगा। और इसी एंडीज पर्वतमाला के अंतिम छोर पर इधर देखो, यहाँ मिलेगा आपको पेंटागोनिया मरुस्थल। यहाँ आपको मिल जाएगा पेंटागोनिया मरुस्थल। तो ये मरुस्थल हमको याद रखने हैं। अटाकामा और पेंटागोनिया दोनों किधर है? एंडीज के ही क्षेत्र में हमको मिलेंगे। एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में ही हमको दोनों मरुस्थल मिलेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में ही हमें दोनों मरुस्थल मिलेंगे। तो अटाकामा हमको कहाँ मिला? उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू के क्षेत्र में। अभी हम मैप में देख करके आए। अब वापस आप जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, PDF आपके पास मिले, तो आपको मैप में देखना है कि चिली और पेरू कहाँ है। उसके पास में जो एंडीज पर्वतमाला है उसके इधर हमें इसको लगा लेना है, ये हमें याद रखना है। ये हमारा अटाकामा मरुस्थल हो गया। इसके बाद देखें दूसरा, तो हमें मिलेगा पेंटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया मरुस्थल। मरुस्थल का संबंध किससे दिखाएंगे? नो डाउट दक्षिणी अमेरिका, वही पढ़ रहे हैं तो उसी को दिखाना है। और इसका हमें अगर भाग बताएं कि भाई कहाँ है, तो हम कहेंगे अर्जेंटीना और चिली में। मुख्य रूप से हम क्या कहेंगे? अर्जेंटीना का पश्चिमी भाग, अर्जेंटीना का पश्चिमी भाग। ये जो पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग लिखा रहा हूँ ना, ये तो मैं डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अंदर जाकर भी पूछ ले कि बताइए किस देश में किस हिस्से में है, तब दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप हल्का सा, उसका पहला काम आपको उस महाद्वीप का, उस मैदान का, पर्वत का, ठीक है, जो भी मैं लिखाऊँ उसका महाद्वीप याद रखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको उस महाद्वीप में वो कौन से देश में गिरता है, कौन से देश में है, वहाँ याद करना है। उसके बाद आपको उसकी दिशा पर ध्यान देना है कि किस साइड में है ना। जैसे हमने अभी पिछला पंपोस देखा था, तो पंपोस हमको अर्जेंटीना के दक्षिण वाले भाग की तरफ मिलेगा, और हमको जो ग्रान चाकोता वो हमें उत्तरी भाग में मिलेगा। यहाँ ऐसी अगर दिक्कत आती है तो फिर हमको थोड़ा सा उसकी दिशाओं की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह से अर्जेंटीना बहुत बड़ा देश है, तो इसके पश्चिमी भाग में हमें एक मरुस्थल मिलता है, उसका नाम क्या है? पेंटागोनिया। थोड़ा पेरू का हिस्सा भी आता है, थोड़ा पेरू भी हमें याद रखना है। पेरू का भी कुछ दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो हमें इधर देखने को मिलता है। किस महाद्वीप में? पेंटागोनिया मरुस्थल में हमें याद करना है। और महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप हम याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? यहाँ सर्दियों में बारिश होती है।
इसकी विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया में किस मरुस्थल की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु वाला मरुस्थल है, ये कैसा मरुस्थल है? भूमध्य सागरीय जलवायु वाला मरुस्थल है। आपको अजीब लग रहा होगा कि इसके तो नज़दीक है ही नहीं भूमध्य सागर, तो यूरोप में आता है। यूरोप और अफ्रीका के मध्य में भूमध्य सागर है। ये तो बिल्कुल दूर दूर का रिश्ता नहीं है इसका भूमध्य सागर से। लेकिन क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसकी जलवायु भूमध्य सागर है तो ये इसकी स्थिति भूमध्य सागर के पास हो। ऐसा होना चाहिए लेकिन है नहीं। तो क्या है कि देखो ऐसा है, भूमध्य सागर के आसपास की जो जलवायु है ना, उसके जैसी कहीं और जलवायु जब मिल जाती है तब भी उस जलवायु का नाम लोग क्या रखने लगे? भूमध्य सागरीय जलवायु रखने लगे। ठीक है, जैसे आप जाते हैं ना, कोई चीज़ इतनी फेमस हो जाती है कि वो उसके नाम से फिर ब्रांड बन जाता है। ठीक है, जैसे कोलगेट लेने जाते हो तो हम कभी टूथपेस्ट नहीं कहते, दुकान पर जाके चाहे अब हम चाहे पेप्सोडेंट ही लेकर के आएँ, हम बबूल ही लेकर के आएँ, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? हम यही कहते हैं कि कोलगेट दो, तो वो हमको पेप्सोडेंट देता है लेकिन हम उसको कोलगेट समझ के लाते हैं, जबकि कोलगेट एक्चुअल में क्या है? एक ब्रांड है, कंपनी का नाम है। ठीक है, ब्रांड का नाम है, वही यहाँ पर है। भूमध्य सागर जलवायु क्या है? हो सकता है भले ही भूमध्य सागर के पास में ये मरुस्थल ना हो, लेकिन इसकी जलवायु कैसी है? जैसी भूमध्य सागर के पास में पाई जाती है वैसी जलवायु यहाँ इसके अर्जेंटीना के अंदर इस मरुस्थल में पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि इसकी जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय जल। कुछ बात समझ में आई? क्या विशेषता है भाई भूमध्य सागर जलवायु की? सर्दियों में बारिश। क्या विशेषता है? सर्दियों में बारिश। जनरली बारिश हम गर्मियों में देखते हैं, बारिश गर्मियों का काम है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की स्पेशल क्वालिटी क्या है? सर्दियों में बारिश होती है। ध्यान रखना, बस यही विशेषता है। तो हम अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया के किस मरुस्थल में सर्दियों में बारिश होती है, तो आप कहोगे पेंटागोनिया मरुस्थल में सर्दियों में बारिश होती है। जनरली देखो ऐसा बताया जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? गर्मियों वाले होते हैं, धूल भरी आंधियाँ होती है, निर्जन होती है, कोई वहाँ पर बौद्धिक विकास के लिए वो ठीक नहीं होते। लेकिन एकमात्र ऐसा आपका मरुस्थल है पेंटागोनिया का मरुस्थल, जो व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छी जलवायु वाला माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पेंटागोनिया मरुस्थल को पढ़ा। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ करोगे आप? दक्षिणी अमेरिका में। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में क्या कर लिए? हमने दक्षिण अमेरिका के चारों स्थलाकृतियाँ कंप्लीट कर ली। इस क्लास में हमने क्या किया है? मरुस्थल देखे हैं, पठार देखे हैं, पर्वत देखे हैं और मैदान देखे हैं। मरुस्थलों में वापस रिपीट मारे तो पेंटागोनिया मरुस्थल हमने किया है, अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग में है, थोड़ा पेरू भी इसके अंदर आ जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाला मरुस्थल है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर की विशेषता क्या है? सर्दियों में बारिश होती है। फिर देखिए अटाकामा मरुस्थल, कोई खास विशेषता नहीं करनी, आपको सिर्फ इसकी लोकेशन याद रखेंगे। और ये कैसा मरुस्थल है? ये सूखा मरुस्थल है। कैसा है? सूखा मरुस्थल है। सूखा है मतलब जैसे सूखे मरुस्थल होते ही है ना, वैसे ही मरुस्थल है, कोई विशेष इसका ज़्यादा नहीं है। पेंटागोनिया कैसा है? सर्दियों में बारिश होती है, उस पर प्रवृत्ति का। फिर हमने घास के मैदान देखे, लानोस देखा हमने। फिर हमने शेलवास के मैदान देखे, कंपोस देखे, ग्रांड चाको मैदान देखे और पंपास देखे। इन मैदानों को आप याद रखेंगे, किधर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। बारबोरेमा पठार देखा, ब्राज़ील में है। माटोग्रासो पठार देखा, ये भी ब्राज़ील के मध्य भाग में है। ब्राज़ीलियन पठार ब्राज़ील में ही है, पूर्वी भाग की तरफ। गुयाना उच्च भूमि, ये गुयाना देश के आसपास है। बोलीविया पठार हमने देख ही लिया। ठीक है, ये हमने बोलीविया पठार किया। चलो, फिर हमने पर्वत देखे थे। पर्वत में हमने एक देखी एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला हमने देखी। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे बनी हुई है। पश्चिम दिशा इसकी याद करनी है। कितने देश आते हैं? 7 देश इसमें आपको मिलेंगे। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना आपको याद रखना है। एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 6960 मीटर की ऊंचाई है। किस देश में है? अर्जेंटीना में है। मृत ज्वालामुखी इस पर इसे कहा जाता है। कोटोपेक्सी है, ये इक्वेडोर में विषुवत रेखा के नज़दीक है और सक्रिय ज्वालामुखी से माना जाता है। ओजिस डेल सेलेडो, ये भी एक ज्वालामुखी है, प्रसुप्त है। चिम्बारे जो चोटी इक्वाडोर में है, सुसुप्त ज्वालामुखी ये है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कर लिया। आप सभी का धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, गुड बाय।
सब्बा खैर। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है और लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।